हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के दूसरे अध्याय को देखेंगे। इसमें भी सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं जो डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पे सभी पे एक-एक करके चर्चा करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम रहेगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आपको देखना होगा कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या उनमें किसी चीज़ की मिलावट है। जैसे वायु को देख लीजिए, क्या वायु शुद्ध है? नहीं, वायु में देखिए ऑक्सीजन मिलेगा आपको, नाइट्रोजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आर्गन मिलेगा, जल वाष्प मिलेगा, तो शुद्ध हुआ क्या? ठीक है, चलिए मिश्रण को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है मिश्रण, डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सी वायु देख सकते हैं, बारूद, पीतल। देखो ये तीनों में एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक सीधे मिले हुए हैं, ठीक है? जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प इत्यादि रहता है। जबकि बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल रहता है। पीतल में तांबा और जिंक रहता है, ठीक है? अगला उदाहरण जैसे देख सकते हैं आप घर पे क्रियाविधि करके देख सकते हैं। जैसे शरबत बनाएँगे आप घर पर तो उसमें शक्कर और जल मिलाया जाता है। मतलब चीनी और जल मिलाएँगे तो बन के जो तैयार होगा वह क्या हो जाएगा? शरबत मिलकर बन के जो तैयार हो जाएगा वह शरबत हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी और विषमांगी मिश्रणों बस एक लाइन सीधी याद कर लेनी है। समांग मतलब सा से समांगी और सा से समान। मतलब जिसकी संरचना एक समान हो, वह समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं? जिनकी संरचना एक जैसी नहीं होती है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है नहीं? समांगी मिश्रण देखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से बने हुए समांगी मिश्रण को, जिसकी प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे चीनी और जल में मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। अल्कोहल जल का मिश्रण भी एक समांगी मिश्रण है। अब ऐसे देख सकते हैं जैसे चीनी को आप जल में मिलाएँगे, तो जब बनने के पश्चात जो विलयन बन के आएगा, आप नीचे से ऊपर तक विलयन टोटल का टोटल देखेंगे वो एक जैसा दिखाई देगा, उसकी संरचना एक जैसी दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि जल अलग दिखाई दे या चीनी अलग दिखाई दे। ऐसे ही अल्कोहल में या अल्कोहल अलग दिखाई दे या जल अलग दिखाई दे, सबकी संरचना कैसी हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी। तो इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है? अगला हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये आपने एक पात्र ले लिया, इसमें ये पानी मिला दिया, ठीक है? और इसमें साथ में क्या मिलाएँगे? ऑयल मिला दिया। तो ऑयल की बूँदें आपको अलग दिखाई देंगी, ठीक है नहीं? तो इस तरह से आपको ऑयल की बूँदें जो होंगी वो पानी की ऊपरी सतह पर दिखाई देंगी, क्योंकि ऑयल का जो घनत्व, जो डेंसिटी की होती है वो जल से कम होती है, ठीक है? तो इसकी संरचना देखो यहाँ पे अलग दिखाई दे रही है, यहाँ पे अलग दिखाई दे रही है, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पानी और रेत का मिश्रण, मतलब पानी रेत, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, वो भी अलग-अलग दिखाई देगा, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे, ये तो वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए पहले तो सब, ये सब क्या है? DI वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है नहीं? अब हम लोग जानेंगे विलयन, विलय और विलायक होते क्या हैं, ठीक है? विलयन, विलय और विलायक होते क्या हैं? चलिए इधर देख लेते हैं। विलयन, विलय प्लस विलायक। देखिए ऐसा देख लीजिए, इसका ये शब्द कैसा लग रहा है आपको? छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है।
तो इससे क्या हो जाएगा कम, ये अधिक। मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं, जिसकी मात्रा मात्रा कम हो तो विलय होगा, जिसकी मात्रा मात्रा अधिक हो तो विलायक होगा, ठीक है नहीं? इस तरह से, और जब इन दोनों को बनने के बाद जो बन के आएगा उसे विलयन कहते हैं, ठीक है नहीं? जैसे विलायक को आप देख सकते हैं, पहले विलय को देखते हैं। विलय एक दूसरा अवयव है जो विलायक में घुल जाता है। देखो भाई कम मात्रा में होने के कारण ये क्या होता है? घुल जाता है, किसमें? विलायक में घुल जाता है। जैसे पानी और चीनी, तो पानी और चीनी के घोलने के घोल जो शरबत बनकर तैयार होता है, तो शरबत क्या हो जाएगा यहाँ पर? शरबत हो जाएगा विलयन, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है, जबकि विलय क्या हो जाएगा? चीनी, विलय की मात्रा चीनी की मात्रा कम है, ठीक है नहीं? विलय कहलाता है। ऐसे ही विलयन का वह अवयव जो किसी विलय को अपने में घोलता है, विलायक कहलाता है, ठीक है नहीं? सामान्यतः ये अधिक मात्रा में होता है, जबकि सामान्यतः ये कम मात्रा में होता है। इन दोनों के बनने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है वो कैसे होता है? विलयन कहलाता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है नहीं? ये याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं कोलाइड क्या होता है। कोलाइड डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कोलाइड विलयन से आप क्या समझते हैं? कोलाइड क्या होता है? वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, लेकिन किंतु इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को फैला कर सकने में सक्षम होता है। जैसे मान के चलिए इसमें विलयन हो रहा हुआ, ठीक है नहीं? कोई मान लो जैसे शरबत हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? मान लीजिए शरबत का विलयन है, जब हम इस पे प्रकाश डालेंगे, ये प्रकाश आएगा, किसी टॉर्च की सहायता से हम प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश क्या है? सभी जगह क्या हो जाता है? फैल जाता है इस तरह से। पूरे विलयन में फैला हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह के मिश्रण को कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, ठीक है नहीं? जैसे रेत और जल का विलयन देख सकते हैं आप, ठीक है नहीं? लेकिन हालाँकि ये इसके कण जो हैं रेत से छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। एग्ज़ाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है? अगला देखेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखो सामान्यतः आप देखे होंगे, अपने घरों में देखे होंगे, बंद कमरे में देखे होंगे। जैसे मान के चलिए इस तरह का बंद कमरा है और प्रकाश एक छोटी से छिद्र से आता है यहाँ से, ठीक है नहीं? और ये बंद कमरा है, इसमें अंधेरा है, ठीक है नहीं? तो ये प्रकाश इस तरह से जाएगा, ठीक है नहीं? इस तरह से, ठीक है? आप देखे होंगे बंद घर में जब सूर्य के प्रकाश आता है, कोई अन्य भी प्रकाश भेज सकते हैं, तो उसमें इस तरह से फैल जाता है। तो इस तरह से बना हुआ पथ जो होता है, उसे इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें छोटे-छोटे कण आपको दिखाई देते होंगे इस तरह से, है ना? देखे होंगे, तो इस तरह के प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजरता है, तो प्रकाश विकिरण के कारण उसका पथ आसानी से दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं यौगिक। कंपाउंड्स क्या होते हैं? यौगिक एक ऐसा शुद्ध द्रव्य है, कैसा द्रव्य है? शुद्ध द्रव्य है, जो द्रव्यमान के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बना होता है। ये कैसे सहयोग से बना होता है? रासायनिक सहयोग के, और एक निश्चित अनुपात में बना होता है। जैसे जल, जल में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये एक रासायनिक जिस सहयोग से बना होता है, इसका अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। जैसे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 1 होती है, तो हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो 1 की गुणा 2 से कर दूँगा, अनुपात ऑक्सीजन की कितना होता है? 16 होता है। 2 एकम 2 16, 16 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1:8, ठीक है नहीं? देखो, जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, उसका अनुपात यही रहेगा, 1:8, ठीक है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बना होता है जल, ठीक है? अगला देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? सीधा सा
कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो भौतिक परिवर्तन होगा, और जबकि नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है? जैसे वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, देखो बर्फ पिघलेगा, बर्फ जो है वो भी जल है, और पिघलने के बाद भी जो बनना है वो भी जल है, ठीक है नहीं? और जब इसका बाष्पीकरण कराया जाता है तो जो वाष्प बन के जाता है वो भी जल होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है नहीं? जैसे जल का हिमीकरण, मतलब जल को जमाया जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो क्या नया पदार्थ बना? रहा तो जल ही का एक पार्ट, ठीक है नहीं? जल जल का क्वथनांक भाप बनता है, जैसे विद्युत बल्ब का चमकना। देखिए विद्युत बल्ब का चमकना बंद होना, ठीक है नहीं? रहेगा तो बल्ब ही, बल्ब से कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है? तो इस तरह की घटना क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ठीक है? जैसे मैग्नीशियम तार का जलना, जब मैग्नीशियम तार जल जाएगा, क्या दोबारा से तार को बनाया जा सकता है? नहीं। और दूसरा बात, जलने के बाद इससे क्या बनना है? देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, और मैग्नीशियम के तार को जलाएँगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो ये नया चीज़ बन रहा है। ऐसे ही कागज़ को जलाने पर आप देखेंगे कागज़ की राख बन जाती है, नया पदार्थ बनता है, और जबकि इसके साथ भी क्या हो जाता है? गैसें निकलती हैं, ठीक है? लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, देखो भई दही बनना है मतलब नया पदार्थ बनना है, भोजन का पकना, सब्जियों से भोजन पक गया, एक नया पदार्थ बना, है ना? चलिए देखते हैं तत्व क्या होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? तत्व एक ही पदार्थ के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इसमें एक ही पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, मेटल्स, इनको धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन पर चार्ज देखो प्लस का रहता है, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सभी पे आपको प्लस का ही चार्ज मिलेगा। वो एक अलग बात है किस पे एक चार्ज मिल रहा है, या 2 या 3, ठीक है? जैसे सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पारा इत्यादि सभी क्या हैं? धातु हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी आधुनिक विचारधारा के अनुसार, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब ये सामान्य अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? अपने आप से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। जैसे जैसे कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम क्या करेगा यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और खुद धनायन बन जाता है। जैसे सोडियम लेंगे आप, सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनायन बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतनी के साथ ही धनायन बनता है। जैसे कैल्शियम पर 2 चार्ज आ गया, सोडियम पर 1 आया है। ऐसे ही देखिए पोटेशियम पर कितना आया है? 1 चार्ज आया है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। धातुओं के अभिलक्षण मतलब गुण, कैसे पहचानोगे आप धातु हैं? ये कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले। जैसे आप देख सकते हो सोना, चांदी, तांबा सब चमकते हैं, तो ये चमकीले होते हैं। नंबर 2, ये चांदी जैसे सोने की तरह पीले रंग के होते हैं। नंबर 3, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होते हैं। मतलब इनसे विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो सकती है। तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिनसे ऊष्मा प्रवाहित होती है, वो ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, जिनमें ऊष्मा का चालन होने लगता है। तो ये ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। जैसे ये ताप लिखा हुआ है, इसे ऊष्मा बोल सकते हैं, ठीक है नहीं? जैसे आप देखेंगे किसी लोहे की छड़ को एक तरफ गर्म करते हैं, तो धीरे-धीरे पूरी छड़ गर्म होती चली जाती है ना? ये तन्य होते हैं, मतलब इन्हें खींच के लंबा किया जा सकता है। तलने का मतलब जैसे गरम किया, जैसे लोहे की सरिया को आप गरम करेंगे तो खींच के उसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार जैसे सोने को गरम करके 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है खींचकर। ये आघात वर्धन्य होते हैं, मतलब इन्हें पीटने पर ये चादरों में ढल जाते हैं। आघात का मतलब घात करना, मतलब पीटना। पीटने पर ये टूटे नहीं, तो वह आघात वर्धन्य होते हैं, ठीक है?
ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, मतलब इन्हें पीटेंगे तो इनसे आवाज़ आने लगती है, तो इस प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है? अगला अधातु मतलब नॉन मेटल्स, ये इसके जस्ट विपरीत होते हैं, मतलब वो धन विद्युतीय होते हैं, ये ऋण विद्युतीय होते हैं। जैसे क्लोरीन पे प्लस माइनस का चार्ज, जैसे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ये ऋण विद्युतीय होते हैं, ठीक है नहीं? इन पे चार्ज कैसा आ जाता है? माइनस का आ जाता है, ठीक है नहीं? जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। आधुनिक अवधारणा के अनुसार अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है नहीं? ये क्या करते हैं भई, रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि धातु क्या करते थे? त्याग रहे थे। तो ये ग्रहण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए आप, ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋणायन बना देगा, ठीक है ना भई? ऐसे ही देखेंगे आप, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है। अधातुओं के अभिलक्षण, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। नहीं, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ये करा, ये चमकीले होते हैं, तो आप धातु के लिए लिख सकते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है? सॉरी, ये मैंने काट दिया। जैसे उसमें था सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, ठीक है नहीं? ये चमकीले नहीं होते, प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, आघात वर्धन्य नहीं होते। तो मतलब धातु की जो भी चीज़ याद करोगे उसमें नहीं लगा दो, तो ये अधातु की हो जाएँगी। अब है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं भई, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते होते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। मतलब कुछ गुण धातु के पाए जाएँ और कुछ अधातु के पाए जाएँ, ठीक है नहीं? ये बीच के गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है? उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ठीक है? वैसे उपधातुओं की संख्या 7 होती है। ठीक है भाई, आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में।